अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, फेलियर फेस्टिवल के साथ दोबारा आपका होस्ट शेख मोहम्मद अली हाजिर है। और हमेशा की तरह एक एक्सरसाइज जो मैं अब वाजिबन करता हूँ ये चेक करने के लिए कि हम क्या लाइव जा भी रहे हैं या नहीं, क्योंकि एक आध दफ़ा थैंक्स टू द इंटरनेट और मे बी माई एज एक ग्लिच हुई थी कि जिसमें मैंने इंटरव्यू कंडक्ट कर लिया कोई 15 मिनट और किसी ने मुझे इत्तेफाक से कोई लाइव देख रहा था हमें, और किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा कि जी शेख साहब आप तो लाइव ही नहीं हैं, आप फेसबुक पे नज़र ही नहीं आ रहे हैं। तो फ़ौरन मैंने फिर रोका इंटरनेट और आई मीन इंटरव्यू को, और फिर मैंने चेक किया फेसबुक को, और वाकई हम लाइव नहीं थे। तो बातों बातों में आई जस्ट चेक एंड आई कैन सी माई फेस, तो गुड, वी आर लाइव। और ज़ाहिर है एज के उस हिस्से में मैं पहुंच गया हूँ, जो ऐसे गूफअप्स जो हैं वो कहते हैं ना, एक आध दो कत्ल माफ़ हो जाते हैं, तो ऐसे गूफअप माफ़ हो जाने चाहिए। आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। मिस महविश खान, जिनको मैं जानता हूँ फेसबुक से, बड़े सारे लोग हैं जो मेरे साथ फेसबुक से जुड़े हुए, कोई कमोबेश 2000 के करीब फ्रेंड्स हैं, और जिसमें से आई वुड से 90% से तो मैं आज तक मिला नहीं। बट लेटली एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, और वो ये है कि वन फाइन मॉर्निंग आई वेक अप एंड आई सी कि 13,000, 14,000 एंड 15,000 पीपल वर फॉलोइंग मी, विच आई फाइंड वेरी फनी। और उसमें वियतनाम के और कैम्बोडिया के और नाइजीरिया से लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। और फिर मैंने कोशिश की इन्वेस्टिगेट करने की कि क्या वो पर्टिकुलर क्लिप है जो ऐसा वायरल चला गया है, क्या ऐसी तस्वीर है जिसकी वजह से ये हो रहा है कि दुनिया के उन कोनों में जहाँ मैं कभी गया भी नहीं, तो वहाँ से लोग मुझे फॉलो क्यों कर रहे हैं। वो पंजाबी में जैसे एक कहते हैं, बावजूद इसके कि यू ऑल नो आई एम फ्रॉम कराची, लेकिन व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू, तो पंजाब इज नेक्स्ट डोर टू अस विच इज़ इस्लामाबाद। तो वो कहते हैं कि मैंने क्या ऐसी चवल मारी कि जिसकी वजह से ये सब हो गया। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आज के इंटरव्यू की तरफ हम बढ़ते हैं। मिस महविश खान को बल्कि आज मैं पहली दफ़ा खुद लाइव देखने जा रहा हूँ। आई नेवर मेट हर, आई नेवर सीन हर। शी इज़ एन आरजे बेसिकली। और हम जैसे जो ओल्डीज़ हैं जिनको पता नहीं आरजे क्या होता है, तो आरजे मीन्स रेडियो जॉकी। तो ये वो हजरात होते हैं जो FM 104 पे, FM 101 पे, FM 94 पे अपने स्लॉट्स में अपने इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स करते हैं, और अपनी आवाज़ का जादू कुछ ऐसा फेरते हैं कि वी कस्टमर्स जो सुनने वाले होते हैं, स्पेशली जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं, गाड़ियों में होते हैं, क्योंकि घरों में तो आजकल टेंडेंसी नहीं होती रेडियो के प्रोग्राम सुनने की, तो हम उनको सुनते हैं और इन्जॉय करते हैं। और लोग फिर उनसे सवालात भी पूछते हैं टाइम्स। वो बड़ा ही मज़ेदार डायलॉग होता है, क्योंकि कहीं से कोई भी लॉग इन करता है और इंटरेस्टिंग किस्म के कभी एक बार इररेलेवेंट सवाल भी पूछते हैं, और इस खूबसूरती से स्पेशली मैंने देखा ये FM के जो लड़के लड़कियां हैं बड़े मज़ेदार उसके जवाब देते हैं, और वो स्पर ऑफ द मोमेंट होता है। आई थिंक यही उनका नैक है कि जो सवाल आए उसको क्या शूट डाउन करना है, या उसको कैरी फॉरवर्ड करना है, उस डायलॉग को किस तरह आगे लेके चलना है। तो with over 17 years of experience in the media industry, Miss Mahwish Khan has established herself as a seasoned radio jockey on Radio Pakistan FM 101 between 2006 to 2023. And later on, she switched to FM 94, which is a sports and health channel broadcasting from Karachi, Lahore, and Islamabad. During her tenure, she successfully hosted English shows and later transitioned to health-focused programming. तो हम ये भी सवाल पूछेंगे, और एक सवाल बनता है कि ये हेल्थ फोकस प्रोग्रामिंग की तरफ इनका रुझान क्यों हुआ. So in addition to her radio career, she worked as a digital marketing executive at famous Jung News and Geo News between 2008 to 2020, where she consistently delivered outstanding results, earning recognition as a top performer. Her expertise in digital marketing enabled her to effectively promote and grow online platforms. She expanded her professional horizons by joining Kinnaird College as assistant director between 20 to 22, where she brought her industry experience to an academic setting. Subsequently, she also served as admin manager at CSS PMS Academy, although her tenure was brief there due to differences in vision or opinion.
इस पे ज़रूर हम सवाल करेंगे बिकॉज ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक हो सकता है। और currently she is embarked on a new journey, leveraging her passion for astrology and numerology. Wow, these are very interesting subjects to build a small business. This diverse background has equipped her with a unique perspective and she is excited to explore new opportunities. अच्छा, अब जब बात आती है, इससे पहले कि मैं इंटरव्यू स्टार्ट करूं, मुझे अच्छी तरह याद है आज से कोई 40 साल पहले कराची में जब मेले ठेले लगा करते थे तो वहाँ लड़के उन मेलों में स्टॉल्स लेने के लिए दो काम करते थे जो मुनफरिद होते थे। चूँकि बात न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी की आई और पामिस्ट्री का ज़हन में आया, तो लड़कियों का हाथ पकड़ के एक उनके हाथ पे मेहंदी लगानी और दो उनका हाथ देखना। और ये एक ट्रेंड था जिसके साथ मैं सॉर्ट ऑफ जवान हुआ। मैं तो उसमें एक्सपर्ट नहीं था, बट ख्वाहिश मेरी भी ज़रूर होती थी दिल में कि यार मैं किसी दिन कोई कुछ ऐसा सीख लूँ कि किसी लड़की का हाथ पकड़ के मैं भी उसको कुछ थोड़ा सा बेवकूफ़ बना सकूँ। तो चलते हैं अपने इंटरव्यू के साथ और इनवाइट करते हैं मिस महविश खान को और पूछते हैं उनका सफ़र क्या है, किस तरह गुजरा। जनाब महविश, वेलकम टू आवर प्रोग्राम द फेलियर फेस्टिवल। Thank you so very much for making me the part of your show and for inviting me for the interview. So it's a very, very just को कहते हैं ना pleasure to be on your show and I'm feeling very honored कि आपने मुझे इनवाइट किया पहली बार जो है इंटरव्यू के लिए। ऑल दो कि आप तो वैसे आए थे 2-3 बार, लेकिन एट दैट टाइम एक दफ़ा मैं बहुत बीमार थी और एक दफ़ा आपकी लोकेशन बहुत दूर थी, तो वो कुछ पैचअप हो नहीं सका कि मैं आपको मिलने आती। अदरवाइज़ मैंने तो कहा था कि आप जब आएँ तो मुझे ज़रूर मिलिएगा। एंड थैंक यू फॉर अ वेरी ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन एज़ वेल। आप जनाब, पूछें सर, अपना इंटरव्यू शुरू करें। हम जानना चाहेंगे थोड़ा-सा अपने सफ़र के बारे में। आप बताइए कि आज जहाँ आप हैं, तो क्यों हैं? कैसे पहुँची? व्हाई डिड यू चूज़ दिस करियर टू स्टार्ट विथ? व्हाई रेडियो जॉकी? हाँ, व्हाई रेडियो जॉकी। अच्छा इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ऑल्दो कि आई हैव स्टडीड कॉमर्स एंड मेरा इंटरेस्ट जो था वो इकोनॉमिक्स में बहुत था एंड आई वाज़ वेरी गुड इन इकोनॉमिक्स एज़ वेल। लेकिन समटाइम्स क्या होती है कि ना अल्लाह ताला ने ना हमारा एक पाथ चूज़ किया होता है। हमें नहीं पता होता, हम अपनी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, अपने माइंडसेट से चल रहे होते हैं और अपनी चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं। लेकिन हमें नहीं पता होता कि अल्लाह ने हमारे लिए क्या रास्ते चूज़ किए हुए हैं, क्या फ़ील्ड चूज़ की हुई है। ऑल्दो कि आई वाज़ वेरी लाइक जिसको इंटरेस्ट था मेरा मीडिया में, लेकिन रेडियो जॉकी की तरफ नहीं था, कुछ और ऑन स्क्रीन एज़ अ होस्ट और ये वो सारा कुछ उसका ज़रूर था मुझे। लेकिन हुआ क्या कि जिस वक़्त मैंने एफ़एम जॉइन किया और मैंने यहाँ पे अप्लाई किया एट दैट टाइम एफ़एम का बड़ा पीक टाइम चल रहा था एंड एवरी एफ़एम वाज़ ऑन पीक और आई थिंक सो कि बड़ा जो था ना स्टूडेंट्स भी सुना करते थे और गाड़ियों में भी लगा होता था, शॉप्स में भी, हर जगह जो है ना बसेज़ में भी इवन कि एफ़एम जो था ना बड़ा हिट था और बड़ा पीक पे था। तो एट दैट टाइम मुझे मेरे कॉलेज वालों ने जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, तो मुझे कॉलेज वालों ने कहा कि आप बड़ा अच्छा बोलती हैं। मिमिक भी बहुत अच्छा करती थी उस वक़्त, लेकिन अब तो ख़ैर मैंने छोड़ दिया। उस वक़्त मिमिक भी बहुत अच्छा करती थी, होस्टिंग भी बहुत अच्छी करती थी। बहुत ढेर सारी चीज़ें थी जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड थी एंड दैट वाज़ आई वाज़ वेरी गुड इन दैट। तो एट दैट टाइम बिल्कुल अभी ग्रेजुएशन का शायद रिज़ल्ट भी नहीं आया होगा, तो मैंने सोचा और मेरी अम्मी ने भी मुझे थोड़ा-सा सपोर्ट किया। बाकी फैमिली ने मुझे कभी सपोर्ट नहीं किया क्योंकि आई एम फ्रॉम वेरी जिसको कह लें ना पठान वाली वो फैमिली, तो उसमें ज़रा थोड़ा-सा मायूबियत होती है। सो ऐसा नहीं है कि मेरा ये सारा जर्नी जो था बड़ा कोई ईज़ी था और मुझे ऐसे प्लेट में रख के चीज़ें मिल गईं। तो ख़ैर उस वक़्त मैंने हाँ ये है कि कुछ चीज़ें जो थी मैं उसमें बड़ी फॉर्च्यूनेट रही और मुझे बड़ी आसानी से मिल भी गईं। लेकिन मेहनत करनी पड़ती है, फेलियर्स होते हैं। लेकिन हाँ जो आज सबसे पहले जो था वो मैं रेडियो ही जॉइन किया ग्रेजुएशन के रिज़ल्ट से बिल्कुल थोड़ा पहले और मैंने यहाँ पे अपना सीवी ड्रॉप किया एंड एट दैट टाइम बैक इन 2006 रेडियो जो था बहुत बड़े-बड़े ऑडिशंस जो है वो कंडक्ट करता था। तो कुछ 300 लोग थे जो लड़के और लड़कियाँ थी, उनका ऑडिशन था और उस बैच में से सिर्फ 3 सेलेक्ट हुए। उनमें से एक ऑलरेडी आरजे थे, ठीक है? और एक जो थे वो आई थिंक सो कहीं पे होस्ट थे। वीजे काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ थिंग एंड आई वाज़ द ओनली वन जो ना होस्ट थी, ना आरजे थी, कुछ भी नहीं थी और बिल्कुल एक जिसको कहते हैं ना रैंडम ऑडिशन में जिसका सिलेक्शन हुआ।
सो वहाँ से फिर 2006 में फिर सिलेक्शन के बाद फिर जो थोड़ी-सी ट्रेनिंग होती है, हाँ, कम्युनिकेशन ऑब्वियसली मेरी बहुत अच्छी थी। सो शार्प माइंडेड भी, आपको पता है यंग माइंड ज़रा थोड़ा शार्प होता है। तो शार्प माइंडेड और तलफ़्फ़ुज़, लब व लहज़ा, एवरीथिंग वाज़ वेरी गुड। इसी पे ही सिलेक्शन होती है, रेडियो वाले इसी पे करते हैं। सो उस वक़्त मुझे जब मैं मेरी ये पहली कामयाबी समझ लें आप, तो फिर मैंने उस वक़्त रेडियो जॉइन किया, उस वक़्त से लेके अब तक मैं यहाँ पे हूँ। और 2-3 जो चेंजेज़ आए वक़्तन-फ़वक़्तन, आई थिंक सो पिछले 1, 2, 3 साल में, तो उसमें फिर मैंने आई हैव स्विच्ड फ्रॉम 101 टू 94। और फिर 1-2 जगह मैंने प्राइवेट चैनल्स पे भी काम करने की कोशिश की, बट मैं वहाँ चल नहीं सकी। क्योंकि जो आपको मेयार और क्वालिटी में काम करने का मज़ा आता है ना, वो अक्सर औक़ात जो है वो प्राइवेट चैनल्स पे आपको नहीं मिलता। एंड बाकी मीडिया, जो दूसरा वाला मीडिया था उसकी सिलेक्शन जो जंग और जियो की हुई थी, वो सिलेक्शन मेरी रेडियो से ही हुई थी। सो यहाँ का जो एयर टाइम था उस वक़्त उन लोगों के पास था, तो उनको कोई होस्ट चाहिए थे जो बहुत कॉन्फिडेंट हों और रोड शोज़ कर सकें और ब्रांडेड जो शोज़ होते हैं, स्पॉन्सर्ड शोज़, वो कर सकें। तो यहाँ से काफ़ी सारे लोग गए, लेकिन मेरिट पे, अच्छा, वो वहाँ पे बड़ा स्ट्रिक्ट मेरिट था बेसिकली। सो स्ट्रिक्ट मेरिट पे काफ़ी सारे लोगों ने अप्लाई किया, लेकिन मुझे जिस वक़्त पता लगा, सो आई अप्लाइड फॉर दैट पोस्ट और वहाँ पे फिर मेरा जो है ना तकरीबन 1 हफ्ते में सिलेक्शन हो गया एंड आई जॉइन्ड देयर लाइक इन 2008। तो यहीं से मैं वहाँ गई और रेडियो और जंग का जो है ना वो फिर काफ़ी देर, काफ़ी अरसा जो है मेरा साथ-साथ चलता रहा। सो फेलियर्स बहुत आए लेकिन उस रास्ते में, लेकिन मैंने कभी जो है ना हिम्मत नहीं छोड़ी। काम मैं करती रही हूँ। हाँ, कंसिस्टेंसी इज़ द की, कि आप फेलियर्स को जो है ना उनसे सीख के जो है ना आप आगे के आगे चलते चले जाते हैं। सो बहुत सारे लोगों को मेरी एक बात बड़ी पसंद है कि मतलब ये इसका दिल टूटता है, ये हारती है, ये गिरती है, फेलियर्स होते हैं इसको, लेकिन ये फिर उठ के ना चल पड़ती है एक तरह से। तो मुझे भी अपनी ये बात बड़ी पसंद है। ऑल्दो कि आगे फिर आप जो क्वेश्चन करेंगे फिर हम उसमें कंटिन्यू करते हैं। फेलियर्स के हवाले से आप मुझसे पूछे, फिर मैं आपको बताती हूँ कौन-कौन से फेलियर्स थे, कहाँ-कहाँ से स्टार्ट हुआ। आप जहाँ से स्टार्ट करना चाहें कर लें, फ्रॉम यंग एज स्पेशली, कि क्या फेलियर्स थे और किस तरह आपने उनको ओवरकम किया, उन हर्डल्स को? हुँ। अच्छा, फेलियर तो नहीं, वैसे आपको बड़ा एक इंटरेस्टिंग सी मैं छोटी-सी चीज़ बताती हूँ। सो आई वाज़ स्टडीइंग इन अ कॉमर्स कॉलेज और एट दैट टाइम मैंने बताया ना मैं इकोनॉमिक्स में बड़ी अच्छी थी। तो इकोनॉमिक्स की ना क्लास हो रही थी एक दिन, तो एट दैट टाइम वहाँ पे एक बड़ा ब्रिलियंट स्टूडेंट हुआ करता था हमारी क्लास में। और ना सब प्रोफ़ेसर्स को आपको पता है एक क्लास का माहौल होता है तो जो बड़ा ब्रिलियंट होता है, बड़ा लाइफ़ पाइप होता है, तो प्रोफ़ेसर ना उसकी कोशिश होती है कि वो उन्हीं से पूछें और क्लास और लेक्चर का टाइम जो है ना वो वेस्ट ना हो। तो अब वो कहीं इकोनॉमिक्स की क्लास थी और सर ने कोई क्वेश्चन पूछा, मैंने भी हैंड रेज़ किया। लेकिन एट दैट टाइम ना सर ने अब पीछे 10 पद मुझे नहीं कोई आइडिया कि मेरे पीछे कितने लोगों ने हाथ खड़ा किया। मुझे इतना पता है कि मैंने किया हुआ था बस। तो सर ने ना बगैर देखे उसको कहा, "हाँ जी, आप ना जवाब दे दें।" अच्छा, मैं बड़ी हैरान परेशान, मैंने कहा ये क्या तरीका है भई? मेरा हाथ नहीं नज़र आया या मैं नहीं नज़र आ रही क्लास में। एट दैट टाइम ख़ैर वो चीज़ ना मुझे पिंच कर गई। पिंच भी इस सिलसिले में इस तरह कर गई कि उस लड़के ने जवाब तो दे दिया, लेकिन वो एक जो रात थी ना, कि मैं सो नहीं सकी गुस्से से। मैंने कहा ये क्या बात हुई कि मतलब हम इतना पढ़ के जाते हैं, स्टडी करके जाते हैं, तो आप एक ही लड़के से पूछे चले जा रहे हो, तो बाकी क्लास यहाँ पे क्या करने आती है? ख़ैर वो एक जो पहली रात थी ना, जो मैंने तकलीफ़ में गुज़ारी कि नहीं, दिस इज़ नॉट द वे। और अगर मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ आता है, तो आई हैव टू स्टैंड अप फॉर माय सेल्फ। या मतलब अगर मुझे कुछ था, तो मुझे उसी को बोलना चाहिए था ना, मैंने इतना वेट क्यों किया या किसी भी चीज़ का। ख़ैर वो एक बड़ी तकलीफ़देह रात गुज़री और मैंने कहा नहीं, अगर मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ बोलना है, मुझे कुछ भी है ना, तो मुझे कर देना चाहिए, मुझे वेट नहीं करना किसी चीज़ का। सो इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर बेसिकली। तो वो एक रात की जो तकलीफ थी, सारी रात मैं गुस्से में जागती रही और अगले दिन मैंने जाके क्लास में ना सर ने दोबारा क्वेश्चन पूछा, तो मैंने बजाय हैंड रेज करने के मैंने उनको कहा मेरी बात सुने, आप क्लास से क्वेश्चन ना किया करें, आप इस लड़के को एड्रेस किया करें, भाई तुम बताओ क्या है। अब सारी क्लास ना हंसने लग पड़ी, तो वो कहते तुम इतने गुस्से में क्यों बैठे। मैंने कहा जब हम हाथ खड़ा करते हैं तो आप हमसे क्यों नहीं पूछते, वही क्यों पिन पॉइंट लड़का है। बट उस लड़के की बड़ी अच्छी बात थी, उसने मेरी बात सुनी, प्रोफ़ेसर साहब ने नहीं सुनी समझी, लेकिन उस लड़के ने सुनी समझी, उसने कहा सर वो सही कह रही है।
अगर बाकी क्लास को भी आप मौका दें, आप हमेशा मुझी से पूछ लेते हैं, तो बाकी क्लास भी तो पढ़ने आई है। तो एट दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि ये आगे लाइफ में ना इसी तरह चीज़ें चलेंगी। बहुत सारे लोग आएँगे या अपॉर्च्युनिटी देंगे नहीं या मुझे लेने नहीं देंगे और या मुझसे छीन लेंगे और ऐसा हुआ भी, बहुत दफ़ा हुआ कि जब मैंने जॉब्स के लिए अप्लाई किया तो उस वक़्त ड्यूरिंग द इंटरव्यू ये जो है ना पर्ची आ जाया करती थी कि ये फलाने साहब के बेटे की सीट है, ये फलाने साहब की बेटी की सीट है और ये आप इंटरव्यूज़ क्लोज़ कर दें और ये इस तरह। तो मैं बड़ी डिसहार्ट होती थी उस वक़्त कि यार ये क्या पर्ची नहीं आनी है तो फिर हम इंटरव्यू क्यों देने आ रहे हैं। सो एट दैट टाइम बहुत सारे इंटरव्यूज़ ऐसे गए मेरे कि जहाँ पे ना मेरा बहुत शौक था और बड़ी अच्छी सीट्स थी और बहुत अच्छी जिसको कहते हैं ना वैकेंसीज़ थी और बहुत अच्छे इदारे थे, वेल रिप्यूटेड। लेकिन वहाँ पे ना इसी तरह होता रहा। तो एट दैट टाइम मुझे लगा कि नहीं मुझे अब डिसहार्ट मैं बहुत हुई। मैंने कहा ये तो बड़ा बुरा काम है भई ये तो इस तरह होगा ही नहीं, इस तरह तो मुझे कभी मिलेगी नहीं। बट कंसिस्टेंसी जो थी वो मेरी रही थ्रू आउट द टाइम क्योंकि एक स्टेबल जॉब चाहिए थी, अच्छे ब्रांड में चाहिए थी। फिर मैंने यहाँ पे रेडियो में जब जॉइन किया 2006 में तो यहाँ पे भी कंसिस्टेंसी रखी मैंने, यहाँ पे भी काफ़ी सारी जॉब्स में अप्लाई किया। लेकिन एट दैट टाइम वही ना कि अल्लाह के प्लान्स होते हैं। सो अल्लाह हमें कभी ना नाकामियों से इसलिए भी गुज़ारता है कि हमें पता चल सके कि हम में जो आग है कितनी है, पोटेंशियल कितना है, मेहनत कितनी है और हमें किस हद तक आगे जाना है। सो फेलियर जो होते हैं ना वैसे तो बड़े ज़रूरी होते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। एक फेलियर होगा तो आपके अंदर आग लगेगी तो फिर आपको पता लगेगा कि आपने जाना कहाँ है। किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए ना और किसी भी कामयाबी को हासिल करने के लिए फेलियर से होके जाना पड़ता है। तो छोटे-छोटे फेलियर बहुत छोटे-छोटे थे, मेजर तो इतने नहीं कह सकती मैं, लेकिन छोटे-छोटे फेलियर्स ने बहुत कुछ सिखाया कि लाइफ में जो है ना चलते रहना है कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी के साथ और बहादुरी के साथ और कोई भी आ रहा है आते हैं बड़े सारे लोग लेग पुलिंग करने, आपको खींचने और गिराते भी हैं आपको, जो कि मैंने बड़ा फेस किया है यहाँ पे। मीडिया कहने को मीडिया है, लेकिन यहाँ पे भी बहुत लेग पुलिंग होती है। और मैंने बड़ी लेग पुलिंग फेस भी की है। और इवन कि मेरे 2-3 दफ़ा जो है लोगों ने मुझे निकालने की भी कोशिश की, टर्मिनेट कराने की कोशिश की। किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। पर मैंने बड़ी बहादुरी से जो है ना वो सारा कुछ फेस किया, सब कुछ। और 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ भी कि बिल्कुल 90 टू 95% के ये बस मेरी जॉब ना ख़त्म होने वाली थी। बट लेकिन मैं फिर अब बैठ के बंदा मुँह तो नहीं देख सकता ना किसी का, तो फिर उठी मैं, उठ के फिर लड़ी, फाइट किया हर जगह और फेल होते-होते नक्के से उठ के फिर दोबारा उसको रिवाइव करना और कभी-कभी ये भी होता है कि आपकी लाइफ़ जो है ना रीस्टार्ट भी हो जाती है। कभी-कभी ऐसे फेलियर्स भी आते हैं, वो आपकी पर्सनल लाइफ़ में भी होते हैं, वो आपके रिलेशनशिप्स में भी होते हैं, वो आपकी फैमिलीज़ में भी होते हैं, आपकी स्टडीज़ में भी होते हैं, आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में भी और कभी-कभी आपको बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ को, बहुत सारी ऐसी चीज़ों को छोड़ देना पड़ता है जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं, अब हमारी तरक्की की राह में जो है ना, ये बिला वजह का फेलियर बन जाएगा, इसको छोड़ दो। तो इस तरह भी हुआ कि बहुत दफ़ा लाइफ़ रीस्टार्ट हुई, मतलब सब कुछ ही खत्म हो गया। अब रिश्तेदार भी छोड़ गए जॉब्स भी खत्म हो गईं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो अनएक्सपेक्टेड थी, दोस्त छोड़ के चले गए और वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दैट जब आप एक अच्छा टाइम गुज़ारते हैं, इतना अरसा गुज़ारते हैं लोगों के साथ, तो आपकी अटैचमेंट भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ मेरे साथ कि ऑलमोस्ट ज़ीरो से स्टार्ट किया मैंने। लाइफ़ में 3-4 दफ़ा ज़ीरो से स्टार्ट किया मैंने। बट दैट वाज़ वेरी गुड थिंग मुझे लगा कि वो अच्छा था। जब भी हम रीस्टार्ट करते हैं ना, तो तजुर्बे के साथ कर रहे होते हैं, फिर हम वो गलतियों से सीख लेते हैं, उन फेलियर से सीख लेते हैं ना जब, तो फिर वो आपका फेलियर नहीं रहता, वो आपकी कामयाबी बन जाती है, आपका एक्सपीरियंस बन जाता है और आप समझ लें कि बहुत सारी आपको ना आगे आपके फेलियर्स का अच्छा फेलियर्स जब स्टार्ट में आते हैं ना, तो उस वक़्त तो बड़ी तकलीफ़ हो रही होती है आपको, कि यार ये क्यों? मैं ही क्यों? नहीं ये मेरे साथ ही क्यों होना था? ऐसे ही क्यों होना था? लेकिन नेक्स्ट टाइम ना फिर जब आपको पता लग जाता है ना कि एक फेलियर के बाद आपके लिए इतनी अच्छी चीज़ें अल्लाह ने सेटअप करके रखी होती हैं। उसके बाद आपके पास कामयाबी है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास मैच्योरिटी होती है, आपने धक्के-ठुड्डे खाए होते हैं तो आप ना उन चीज़ों को रिपीट नहीं करते। और फिर जब आप
नेक्स्ट लेवल से शुरू करते हैं ना, जब वापस रीस्टार्ट करते हैं, तो दैट इज़ वेरी गुड थिंग। फिर आपके पास बड़ी अच्छी चीज़ें भी आ रही होती हैं, आपको अच्छे-बुरे में फ़र्क पता लग जाता है, आपको गलत-सही में फ़र्क पता लग जाता है, आपको लोगों की पहचान हो जाती है। आपको फिर ये भी पता लग जाता है कहाँ बोलना है, कितना बोलना है या नहीं बोलना, किसको कितनी इम्पोर्टेंस देनी है, आपका करियर कितना इम्पोर्टेंट है, आपकी फैमिली कितनी इम्पोर्टेंट है, आपके गोल्स कितने इम्पोर्टेंट है। तो अगर ये फेलियर्स ना हो और हम तरक्की ही करते जाएँ और सारी चीज़ें स्लो एंड स्टेडी और सही होती जाएँ, तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है। फिर तो ये ज़िंदगी जो है ना, वो बड़ी अच्छी और खूबसूरत हो जाए और फिर हमें मेहनत भी ना करनी पड़े, कुछ भी ना करना पड़े। सो इट वाज़ गुड, मतलब मुझे तो अच्छा ही लगता है। अब तो अगर मेरी लाइफ़ में कोई फेलियर आए भी ना, छोटा हो, बड़ा हो, तो आई फील वेरी हैप्पी। आई फील वेरी हैप्पी कि जनाब अब मेरे साथ ना कुछ अच्छा होने वाला है। मैंने तो हर फेलियर से यही सीखा है। इंटरेस्टिंग। लेकिन ये फेथ कहाँ से आया? जैसे आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि हुँ, ये एहसास हुआ कि फेलियर आया तो अल्लाह ताला मेरे लिए कुछ अच्छा कर रहा होगा, ये ख़ास मैं हुँ, सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि आज जो जेन ज़ी है, यंगर जनरेशन है, वो बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो आपके ख़्याल हुँ, में वो क्या ऐसा पॉइंट था, वो आपकी जीन्स में क्या ऐसी चीज़ थी जिसने आपको ये बताया अंदर से कि नहीं, ये फेलियर अगर है भी तो क्या, साइड पे करो, आगे बढ़ते हैं। तो वो क्या चीज़ थी? कैसे आप मोटिवेट हुई? हुँ। इस पे कुछ आप कहना मैं बताती हूँ। चाहेंगी? हुँ, इसका क्रेडिट ना मैं अपने पेरेंट्स को दूँगी। ओके। अपनी मदर को और अपने फादर को। फादर इज़ नॉट अ पाकिस्तानी। वो टिपिकल किस्म के पाकिस्तानी नहीं है, ही इज़ फ्रॉम अनदर कंट्री। सो बेसिकली मैं आपको इस मामले में कह सकती हूँ कि मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने ना बड़ी चीज़ों में एनकरेज किया। आपको पता है जब बच्चे मार खा के आ जाते हैं घर तो अम्मी-अब्बू कहते हैं, कुछ अम्मी-अब्बू होते हैं, कुछ पेरेंट्स होते हैं कि भई बराबर करके आओ। कुछ जो होते हैं वो उनको बड़ा पैम्पर करते हैं। कुछ मतलब हर पेरेंट का अपना तरीका होता है पेरेंटिंग का। बट माय फादर एंड मदर जो जिसको कह लें ना हम कि मेरे फेलियर पे या कहीं पे आई एम वेरी सॉफ्ट हार्टेड, आई एम वेरी काइंड हार्टेड, तो मैं ना बहुत सारी चीज़ों पे बड़ी जल्दी डिसहार्ट भी हो जाती हूँ। लेकिन पेरेंट्स का किरदार ये है कि मेरे फादर ने ना मुझे हमेशा यही सिखाया कि इट्स ओके, हो गया तो कोई बात, रोने वाली कोई बात नहीं है इसमें। इट्स ओके, दोबारा आ जाएगी अपॉर्च्युनिटी, जस्ट ले लेना उस वक़्त, ठीक है? मेरी अम्मी ने भी हमेशा यही कहा है, अब मारें मैंने बहुत खाई हैं बाय द वे। मारें मैंने बिल्कुल वैसे खाई है जैसे शरारती लड़के खाते हैं। मारें मैंने बहुत खाई हैं, कुछ मार भी मैं आपको एक बात बताऊँ बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। आपको जब पता होता है ना कि आप गलत करके जाएँगे घर, तो आपकी शामत है, आपको क्वेश्चन किया जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि भई अगर ये करके आई हो तो क्यों करके आई हो? ऐसी क्या वजह थी कि तुम्हें गलत करना पड़ा? या ऐसा क्या था जो ऐसा हुआ तो तुम मतलब इस तरह तुमने किया या इतना जो है उसको जिसको कहते हैं ना कि मतलब मुझे एनकरेजमेंट मिली है बहुत सारी चीज़ों पे, अपने पेरेंट्स से ही। उन्होंने कभी ना मुझे ऐसे नहीं कहा कि अच्छा चलो जी फेल हो गए तो ओ हो जी तुमने नाम डुबो दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, नहीं। नेवर। तो आपके ना घर से ही बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपकी एक तो जेनेटिक इनहेरिटेंस में भी आती हैं बड़ी सारी चीज़ें। दूसरा ये कि जब आपको माहौल थोड़ा सपोर्टिव मिलता है ना अपने घर से, तो वो चीज़ें आपको ना लाइफ में आगे बहुत अच्छी अ, एक रास्ते पे डाल देती हैं। सो हुँ, पेरेंट्स का मैं कह सकती हूँ कि बड़ा अच्छा एक रोल है, एक बड़ा मजबूत रोल है मेरी लाइफ में कि अगर मैं कभी हो भी गई हूँ, कुछ हो भी गया है तो मेरी अम्मी ने हमेशा हौसला दिया कि इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन, कुछ नहीं होता। दोबारा हो जाएगा, दोबारा कर लेना, हो जाएगा लाइफ में और बड़ी चीज़ें आएँगी। इवन के इफ वो फ्रेंडशिप्स भी जो थी, तो मैं रोने लग जाती थी कभी-कभी ना घर आके कि वो जी उसके साथ बैठ गई, उसने दूसरी सहेली बना ली, ये कर रही है। तो मेरे अम्मी-अब्बू दोनों देख के कहते थे, "ये क्या बकवास बात है रोने वाली, इट्स ओके, यू विल फाइंड अनदर वन, यू विल फाइंड अनदर गुड वन।" तो इसमें रोने वाली बात नहीं, जो चीज़ जा रही है उसको जाने दो, नहीं आ जाएगी, यू विल बी हैप्पी एंड यू विल बी फाइन, गो फाइंड समथिंग न्यू टू डू।
तो थोड़ा-सा ना पेरेंटिंग का आता है, थोड़ा-सा आपकी नर्चरिंग जो आपके पेरेंट्स का बल्कि आपका ब्रॉट अप जो होता है ना बेसिकली, वो कॉन्फिडेंस जो आपके अम्मी-अब्बू देते हैं ना, वो आपको ज़िंदगी में कोई नहीं दे सकता। कहते हैं कि मतलब लाइफ में आपको गलतियाँ और इम्तिहान और ये वो सारा कुछ बहुत कुछ सिखाते हैं। वो बिल्कुल सिखाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं सिखाते। मैंने भी सीखा है, लाइफ से बड़ा कुछ सीखा है। अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ से बड़ा कुछ सीखा है। मेरे कोलीग्स बहुत अच्छे थे, मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे थे। सबका इम्पोर्टेंट रोल है, आपको ये भी बता दूँ। पेरेंट्स के बाद अगर मैं आऊँ तो मेरे फ्रेंड्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और अभी भी मैं कभी हो जाता है ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है मेरी लाइफ में, तो मेरे फ्रेंड्स जो है ना वो हमेशा मुझे हौसला देते हैं कि इट्स ओके, कोई नहीं, अगर तुम्हारी साइड से कुछ हो गया है, तो इट्स ओके, अल्लाह ने कुछ बेहतर लिखा होगा तुम्हारे लिए, कुछ किया होगा, कुछ ना कुछ इसमें बेहतरी होगी, सो डू नॉट लूज़ होप या अपने इमोशंस जो है ना फालतू चीज़ों पे बर्बाद नहीं करो। अच्छा, मैच्योरिटी का थोड़ा-सा इश्यू ये भी होता है, यू कैन सी एवरीथिंग, यू कैन हियर एवरीथिंग, आपको हर चीज़ दिखाई दे रही है, समझ आ रही है, सुनाई दे रही है। तो वो चीज़ें ना ज़रा थोड़ा-सा हेवी हो जाती हैं आपके ऊपर ना मैच्योरिटी जब आप में आती है। बट स्टिल कि आपकी जो बेस बनी होती है ना, बेस पार्ट जो आपके पेरेंट्स आपको कॉन्फिडेंस देते हैं ना, वो ज़िंदगी में कोई भी नहीं दे सकता। पेरेंट्स के बाद मैं अपने फ्रेंड्स को क्रेडिट दूँगी, फ्रेंड्स के बाद कुछ मुझे बहुत अच्छे कोलीग्स मिले, बहुत अच्छे, और उन्होंने भी मुझे ग्रूम किया। यहाँ रेडियो के मेरे बहुत सारे कोलीग्स हैं जिन्होंने मुझे साथ-साथ ग्रूम किया। हाँ, ये भी मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके फ्रेंड्स भी पता होता है उनको कि इसने सुननी है बात या नहीं सुननी, वो तभी आपको सिखाते हैं। अगर उनको पता हो ना कि ये सीखने वाली है लड़की या लड़का, तो वो फिर आपको सिखाते हैं, आपके भले के लिए बताते हैं। कॉलीग्स भी इसी तरह होते हैं, आपके मेंटोर्स भी इसी तरह होते हैं, और आपके फ्रेंड्स भी और आपके पेरेंट्स भी। सो पेरेंट्स जो कहते हैं ना वो बातें सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, मारें खाएँ, गालियाँ खाएँ, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। मुझे तो बल्कि ब अब कोई मेरी अम्मी डाँटे ना मुझे, गालियाँ ना दें ना, तो मैं कहती हूँ कि मैं ना किसी गलत रास्ते में चल रही हूँ जो मुझे हो नहीं रहा है ये सारा कुछ। सो समटाइम्स आपके पेरेंट्स की तरबियत बड़ी मैटर करती है, आपके लाइफ़ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, आपकी एक कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए पेरेंट्स का बड़ा अहम किरदार है। बाकी साइड बाय साइड फ्रेंड्स का भी है, और जो यहाँ मेरे कॉलीग्स हैं और जो मेरे मेंटर हैं लाइफ में, उन सब का बड़ा अच्छा है किरदार। ये जेन ज़ी बड़ी माज़रत के साथ कि मुझे थोड़ा-सा ना अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि वो एक तो सीखते भी नहीं हैं, समझते भी नहीं हैं, सुनते भी नहीं हैं, थोड़ा-सा पेरेंटिंग का भी इश्यू है। पेरेंट्स ने भी शायद उनको ना इतना हौसला और इतनी समझ नहीं दी हुई कि मतलब अगर कोई फेलियर आ रहा है तो उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर लें या उनको थोड़ा-सा हौसला अफ़ज़ाई कर लें। मैं बल्कि लास्ट टाइम ये जो मेरे शोज़ होते हैं, मैं इसमें भी बड़ा तज़किरा करती हूँ मेंटल हेल्थ के हवाले से, कि बच्चे छोटे-छोटे हैं, मैट्रिक के हैं, एफएससी के हैं, रिज़ल्ट पे सुसाइड कर रहे हैं। तो इसमें बच्चे हुँ, का तो कोई कसूर नहीं, बच्चा तो अभी पैदा हुआ है, उसको आपने सिखाना है, उसको आपने बड़ा करना है, उसको आपने सिखाना है, कॉन्फिडेंस तो आपने देना है घर से। उसने बाहर से टीचर्स तो उसको कॉन्फिडेंस देने से रहे, वो तो पढ़ाने आते हैं, हुँ, वो तो तालीम, इल्म बाँटनी है ना। तो कॉन्फिडेंस जो है ना बेसिकली घर से स्टार्ट होता है, जो सीधी-सी बात है। लेकिन बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, मैट्रिक के बच्चे, 8th क्लास के, रिज़ल्ट नहीं आया, सुसाइड कर ली। क्यों? क्योंकि घर से प्रेशर बहुत। तो मुझे लगता है थोड़ा-सा ये पेरेंट्स के समझने वाली बात है कि बच्चा अगर आपने पैदा कर लिया है, तो उसको अच्छा बचपन भी दें, उसको अच्छी तरबियत दें, उसको मेंटली सुकून दें, उसको थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस दें, ताकि वो आगे लाइफ में जाके उसने 10,000 चीज़ फेस करनी है। आप पहले ही उसको इतना सप्रेस कर देते हैं और इतना डिप्रेस कर देते हैं कि जी वो अच्छा, कंपैरिज़न बहुत है। भई वो हुँ, फलाने के बेटे ने इतने नंबर ले लिए तो तुमने नहीं लिए, फलाने के बेटे ने ये जॉब कर ली, तुम्हें नहीं मिली। ये कंपैरिज़न ये बंद होना चाहिए। ये वैसे मैं तो कहूँगी कि पेरेंट्स का ही इश्यू है, अगर जेन ज़ी थोड़ी-सी अ, थोड़ी-सी तो नहीं, ख़ैर बहुत सारे इश्यूज़ हैं उनके, लेकिन सब आई थिंक सो कि पेरेंट्स की तरफ से थोड़ा-सा एक चीज़ लैक कर रही है, और वो है कि घर से कॉन्फिडेंस नहीं मिलता। तो जब आपको घर से कॉन्फिडेंस नहीं मिलता ना, फिर बाहर आप जिन लोगों के पास भी जाते हैं ना, तो वो अपने तौर से बच्चों को सिखाते हैं, बताते हैं, और फिर बच्चे वही सीख लेते हैं। और उसी तरह ही उनकी लाइफ़ चलती है और फिर उनको कुछ नहीं समझ आ रही है, उन्होंने क्या करना है, क्या नहीं करना। तो आई थिंक सो कि थोड़ा-सा उनके पेरेंट्स का भी इश्यू है। थोड़ा वो खुद भी सीखने वाले नहीं हैं, उनको कुछ समझाओ तो आगे से मेरे पास आते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए।
अभी भी आज भी आएँगी इंटर्न्स ये रेडियो जॉकी की ट्रेनिंग के लिए ना। सो बहुत सारे नए आरजेस जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं, तो वो जब ट्रेनिंग के लिए आते हैं, तो बात सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, आगे से आर्ग्यू करते हैं। अच्छा एक होता है क्वेश्चन करना, एक होता है आर्ग्यू करना। वो क्वेश्चन नहीं करते, आर्ग्यू करते हैं। क्यों मिस? ऐसे क्यों होगा? क्यों नहीं हम बोल सकते ये? ऐसे क्यों नहीं कर सकते? क्यों हम माइक पे ये नहीं कह सकते? यार इफ यू आर दैट मच क्लियर सो व्हाई यू आर हियर फॉर द ट्रेनिंग, फिर आप अपना चैनल खोल लें, आपको तो यहाँ पे भी नहीं आना चाहिए इंटर्नशिप के लिए। इफ यू आर दैट मच मतलब इतने ही आप कॉन्फिडेंट, इतने नॉलेजेबल हैं, तो थोड़ा-सा इश्यू है। मैं तो कहूँगी घरों से ही है। उनका वैसे अपना खुद कोई कसूर नहीं है ज़्यादा, लेकिन पेरेंट्स को चेक रखना चाहिए कि वो बच्चे की ना तरबियत कैसे कर रहे हैं, उनके बच्चे कहाँ उठ बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं। थोड़ा-सा मैक्सिमम तो मैं वैसे पेरेंट्स का ही इश्यू बोलूँगी इसको। जो बेसिक आपका क्वेश्चन था तो मुझे लगता है कि घर से ही होता है और घर से ही कॉन्फिडेंस मिलता है। ये जो आपकी हौसला और ये सारा मेकिंग अप, ब्रेकिंग अप एवरीथिंग जो है ना वो पेरेंट्स ने ही सिखानी होती है, बतानी होती है। कॉन्फिडेंस घर से मिलेगा, बाहर से कहीं से भी नहीं मिलेगा। ना कोई अच्छा इंस्टीट्यूट देगा आपको, ना आपके दोस्त देंगे, ना आपके रिश्तेदार देंगे, रिश्तेदार की तो खैर बात ही ना करें। वो सबके इतने अच्छे होते हैं। कोई ना कोई एक जो है ना बहुत अच्छा रिश्तेदार हाँ, वैसे मेरे रिलेटिव्स में जो एक मेरी बड़ी खाला के बच्चे हैं ना, उन्होंने मुझे बड़ा जिसको कह लेना मतलब पूरे खानदान में अगर कहूँ ना, तो बड़ी खाला के जो बच्चे थे ना, उन्होंने मुझे बड़ा एप्रिशिएट किया हर बात पे। मेरे खालू ने भी बड़ा एप्रिशिएट किया। दैट फैमिली इज़ जिसको कह लें कि मैं उनको रिश्तेदारों में उनको क्रेडिट दे सकती हूँ। अदरवाइज़ क्योंकि बड़ा स्ट्रिक्ट एक माहौल था, बड़ी एक स्ट्रिक्ट फैमिली है अभी तक। सो आई हैव फेस्ड लॉट मेनी थिंग्स अपनी फैमिली से भी, बाहर भी, लेकिन बड़ी मज़बूती से चली। मुझे हर किसी ने बड़ी बातें सुनाई हैं, मेरी अकम्प्लिशमेंट्स पे भी कि जी ये खातून है, इसलिए इनको मिल गया और किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कुछ कहा, हालाँकि डबल मेहनत करनी पड़ रही होती है बनिस्बत मर्दों के। सो साइड बाय साइड चीज़ें चलती हैं, बट पेरेंट्स का बड़ा अहम किरदार होता है इसमें। आपकी बातों से ये पता चला, जो मैं अखज़ कर रहा हूँ ये है कि जेन ज़ी के मामले में ख़ास तौर पे यंगर जनरेशन ले लें, ईयर 2000 एंड ऑनवर्ड्स में जो पैदा हुए हैं बच्चे, कि पेरेंट्स आर नॉट टॉकिंग टू देम, दैट्स व्हाट आई फील, या वो सुनने को एग्ज़ैक्टली। तैयार नहीं, लेकिन पेरेंट्स को थोड़ा-सा ज़्यादा होमवर्क करने की ज़रूरत है अपने बच्चों पे, बिकॉज़ राइट, तरबियत ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। हम स्कूलों पे तालीम की तरफ ज़्यादा रुझान है कि जी वो फलाने स्कूल में पढ़ता है, और मैं नाम नहीं लूँगा, फिर वो मेरे जो स्कूल वाले एक ओनर्स हैं और दोस्त हैं वो नाराज़ हो बिल जाते हैं कि शेख साहब बिल्कुल, आप हमें रगेत देते हो अपने प्रोग्राम्स में, तो क्या करें? एनीवेज़, बट आई थिंक पेरेंट्स का भी कसूर है इन द सेंस कि बच्चा सबसे पहले घर पे सीखता है, माँ से सीखता है बच्चा या बच्ची। एग्ज़ैक्ट और जी, वो अगर इफ द मदर इज नॉट लर्नेड और एजुकेटेड, आप देखिए हमारे दीन में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमेशा माँ की तालीम पे जोर दिया है, माँ हुँ, को एम्पावरमेंट या एम्पावर करने की बात की है। ये तो आज मजमात दिन ये जो एम्पावरमेंट की बात हो रही है और फेमिनिज्म की बात हो रही है, तो मेरा तो बड़ा सख्त इख्तलाफ है इन लोगों के साथ। काश कि वो सूरह निसा पढ़ लें कुरान शरीफ में हुँ, तवज्जो से, एग्ज़ैक्ट तफसीर से, तो उनको पता चलेगा कि 1400 साल पहले हमारे दीन ने वेमेन एम्पावरमेंट को लिख के हमें दे दिया है, पूरा उसका ज़ाब्ता बता दिया है, टर्म्स एंड कंडीशन डिस्क्राइब कर दी है। लेकिन आपकी जो बातों से ये चीज़ छलक रही है कि फैमिली बैकग्राउंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत जिस तरह पेरेंट्स ने आपको तरबियत दी है वही सॉर्ट ऑफ आप आगे बांट रही हैं। मैं समझता हूँ आपका एक बड़ा पावरफुल रोल है, जिस जिस भी चैनल से आप मुंसलिक होती हैं या हो रही हैं या हुई हैं इन द पास्ट, कि जो मेरा सॉर्ट ऑफ एक आपसे रिक्वेस्ट भी होगी कि आप भी जो इवन काम कर रहे हैं, पता नहीं आपने उसको इस तरह देखा है या नहीं, ये भी एक हुँ, टीचर का किरदार है। जब आप बैठ के बोल एग्ज़ैक्ट रहे होते हो तो आपके अल्फाज का चुनाव, एंड कौन कहाँ सुन रहा होगा आपको, राइट? एक जो आपको शायद देखता भी नहीं है बट सुनता है आपकी बात। तो आप लोगों की बातों में जी, बड़ा वज़न होता है, और आप हुँ, हैं कि जो बच्चों को, सुनने वालों को स्पेशली, वो किस तरफ ढालते हैं, किस तरफ लेके जाते हैं, तो ये किरदार साज़ी में आता है। अब अगर आपकी अपनी बिल्कुल, एथिकल वैल्यूज़ स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप अच्छी बात करेंगे, एक अच्छा मैसेज छोड़ेंगे,
क्योंकि कल मैं एक हाइक पे गया, आई एम अ हाइकर, मैं बहुत हाइक्स पे जाता हूँ, मेरे एक दोस्त आए हुए थे कराची से, उनकी वाइफ भी, और वही आजकल मेरे लिए हॉट टॉपिक है। तो उन्होंने कहा 3 हफ्ते पहले से प्लान बन रहा था, मटेरियलाइज़ परसों वो आए और कल मैं उनको हाइक पे लेके गया और वहाँ भी ये बात सामने आई कि जी हम हाइकिंग के ज़रिए भी जाके एक मैसेज देते हैं कि जी मरगला हिल्स में जा रहे हैं तो एनवायरनमेंट को नीट एंड क्लीन रखें, वहाँ स्टिंग की बॉटल्स भी बच्चों ने फेंकी, लोगों ने फेंकी हुई होती हैं। दुख होता है स्पेशली जब बच्चों के पैम्पर्स नज़र आते हैं वहाँ। अब एग्जैक्टली। अगर आप इतने मैच्योर्ड और एजुकेटेड हैं कि आप शॉर्ट्स या जैसे उर्दू में कहते हैं चड्डी नहीं पहना रहे, तौलिया नहीं लपेट रहे, बच्चे को पैम्पर खरीदने के पैसे हैं, तो इतनी भी अकल हो कि वो पैम्पर आप, ठीक है बच्चे ने लेट्स से पॉटी कर दिया, आपके पास एक्स्ट्रा पैम्पर्स हैं तो किसी थैले में रैप करके अपने साथ ले जाएं, कोई डिस्पोजेबल यू नो आपके पास पैकेट हो, थैला हो, और कोई गार्बेज बिन हो जिसमें आप डालें। अब आप वहाँ वो यूज्ड पैम्पर आपने फैलाया हुआ है और वो बिल्कुल। वल्लाह आलम कब सीडीए वाले उनकी नज़र आएगी, कब वो क्लीनिंग करेंगे, इतना बड़ा पहाड़ है। तो इतना दुख होता है देख के, वहाँ फॉरेनर्स भी आते हैं। तो एग्जैक्टली। इट्स वेरी एम्बैरेसिंग ना कि हम पैम्पर्स यूज़ करके और इस तरह की चीज़ें यूज़ करके पब्लिक स्पेस में डाल देते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं कि आप पे और मुझ पे एज अ टीचर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि हम इन मौज़ूआत पे बात करें। जैसे हम फेलियर पे बात कर रहे हैं कि जैसे आपने कहा, या इस प्रोग्राम का मकसद ही ये है कि अगर फेलियर्स हैं लाइफ में तो उनको किस तरह लेके चलना है। मैं फौज में जाना चाहता था, बच्चा था फॉर एग्जांपल, आईएसएसबी का टेस्ट दिया, फेल हो गया, दूसरी दफ़ा दिया, फेल हो गया, व्हाट नेक्स्ट? क्या मैं रुक जाऊं, मैं सुसाइडल हो जाऊं, लाइफ गोज ऑन। और अब वही जैसे आपकी बातों से भी मुझे ये अंदाजा हुआ कि आपका फेथ बहुत स्ट्रांग है और ये जाहिर है घर की तरबियत से आया होगा। घर में आपने देखा बिल्कुल। होगा कि आपके घर में अल्लाह ताला को किस तरह लिया जाता है। ठीक है, उसके लिए मैं जी। समझता हूँ बहुत मजहबी होना ज़रूरी नहीं, अच्छी बात है अगर आप हैं, लेकिन कम से कम इतनी तो वैल्यूज़ हों स्ट्रांग कि जी हमारी क्या वैल्यूज़ हैं इस मुल्क में, इस कल्चर में, इस माशरे में, इस दीन में। तो वो बेसिक वैल्यूज़ जब तक हमारे वालिदैन इनकलकेट नहीं करेंगे हमें, कोई बड़ा आता है तो उसकी इज्जत से हाँ। उठ के खड़े होना, किसी को खाने पे बुलाया है तो एग्जैक्टली। पहले आप ना निकालें, पहले वो ले ले, मेहमान है, नेक्स्ट डोर नेबर है तो उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, मुझे एज अ नेबर कैसे रहना है। रोड पे जी। अगर एक डॉग है और मुझे वो नहीं पसंद, मैं उससे डरता हूँ तो मैं नाहक पत्थर उठा के उसको मार रहा हूँ। अभी हमारे G13 में जहाँ मैं रहता हूँ एक डायलॉग चल रहा है, एक मोहतरमा ने अपसेट होके बगैर अपना नाम बताए एनोनिमस पार्टिसिपेंट के तौर पे लिखा है जी वो फलाना गोश्त वाला है और वो कुत्तों को खाना खिलाता है अपनी दुकान से सामने करके, वो ग्रीन एरिया है वहाँ। तो जी वो बच्चे डरते हैं और काट लेते हैं और वो यूं हुआ था और वो फलाने शहर में और फलाने मुल्क में यूं हुआ था। तो उस पर एक डिबेट शुरू हो गई और मैंने भी उसमें अपना हिस्सा थोड़ा सा डाला कि जी सीडीए वाले को अगर आप शिकायत करेंगे वो आएंगे उठाएंगे जानवर मार देंगे, सीडीए बीइंग कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो उसका कोई तरीकेकार होना चाहिए। इस्लामाबाद में सम ऑफ पीपल लाइक अस जो आर पेट लवर्स, दे हैव गॉन टू कोर्ट, अभी अगेंस्ट द लॉ है स्ट्रे कैट को, स्ट्रे डॉग को आप मार दें, तो उसका कोई प्रॉपर तरीका चाहिए। उसको अगर डिस्पोज ऑफ करना है, उसको लेके जाना है, स्ट्रे एनिमल्स का कोई शेल्टर हो, वहाँ लुक आफ्टर किया जाए। अभी इंटरव्यू शुरू होने से पहले मैं फेसबुक पे देख रहा था, जापान में उन्होंने एक चीज़ की है, जो वेंडिंग मशीन्स होती हैं जिसमें आप कॉइन्स डालते हैं और उसमें से खाने पीने की अशिया, कोल्ड ड्रिंक निकलती है, तो उसमें नीचे वाले पार्ट में उन्होंने एक दरवाज़ा सा लगा दिया है और उसमें एक नरम सा गद्दा नुमा बिछा दिया है जानवरों के लिए कि जी। वो जी। बिल्ली कुत्ते जो भी हैं, और अच्छा सा बड़ा सा है वो, तो 2 या 3 बिल्लियाँ अगर आपस में लड़ती नहीं हैं तो वो उसमें घुस के बैठ सकती हैं बारिश में, सर्दी में। अब ऊपर आपकी वेंडिंग मशीन है, फर्स्ट क्लास आप कॉइन्स डाल रहे हैं, नीचे का पार्ट आपने उसके लिए मुख्तस कर लिया, तो कितनी सिंपल सी चीज़ है। लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल। मिजाज चूँकि ये है कि मैंने रोड चलते कुत्ते को ईंट मारनी है, तो वो साइकिल एग्जैक्टली। कैसे चेंज होगी कि मैं जानवरों की इस तरह, अब और एक तरफ मैं मुसलमान हूँ, दूसरी तरफ मैं हाँ। उनको लादीन कहता हूँ, जी वो तो दोज़ख ही हैं, वो तो गैर मुस्लिम, एग्जैक्टली। लेकिन वो तो मुझसे अच्छे हाँ। हैं।
आप ये तो बात मुकम्मल करें तो मैं आपको इसी पे एक बात और बताती हूँ प्लीज जिस पे गो, मुझे बड़ा दुःख होता है। प्लीज मैं प्लीज बताऊँ गो, कंटिन्यू करूँ? अच्छा। प्लीज अच्छा, ये तो प्लीज। आप अभी ये तो अभी आप इन जानवरों की बात कर रहे हैं जिनका कोई वाली वारिस नहीं है। मुझे इतना दुःख होता है जब मैं बच्चों को देखती हूँ कि कुर्बानी के जानवरों को मार रहे होते हैं। आप उस घर वालों का अंदाज़ा लगाएँ, उन घर वालों का कि जिन्होंने उस बच्चे की तरबियत की है। हालाँकि उस जानवर ने कुर्बान हो ही जाना है, बट दैट इज़ रियली डिस्टर्बिंग फॉर मी कि वो बच्चे हैं, वो जो गाय होती है, उसके यहाँ माथे पे मार रहे हैं, ज़ोर-ज़ोर से उसको मार रहे हैं, फिर एक जो फाउल लैंग्वेज होती है, वो यूज़ कर रहे होते हैं, साथ जो है अजीबो-गरीब सी बातें कर रहे होते हैं। तो मुझे ना उस वक़्त बड़ा दुःख होता है कि यार मतलब कुर्बानी का जानवर उस बेचारे ने वैसे ही कुर्बान हो जाना। जो मकसद है कुर्बानी के जानवर का, उसको प्यार प्यार करना, उसको से। ना बड़े कम फैमिलीज़ रह गई हैं, जिन्होंने बड़ी अच्छी तरबियत की है और वो उनकी भी मैंने वीडियोज़ देखी है। मेरे अपने मोहल्ले में इधर-उधर आते-जाते सब कुछ नज़र आता है। बट दैट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग जब बच्चे जानवरों को मार रहे होते हैं। छोटा-सा चूज़ा उसको पत्थर मारना तो इस कौम के बच्चों की जो है ना कोई फ़ेवरेट हॉबी है और फिर कोई रोकता भी नहीं। पास इतने-इतने बड़े लोग बैठे होते हैं लेकिन मजाल है कि किसी ने रोका हो, किसी ने तमीज़ सिखाई हो कि भई इसको नहीं मारना या ऐसे नहीं करना। जो कोई जीती-जागती चीज़ नज़र आती है ना, उसको वो जो है ना पत्थर से मारना शुरू कर दे। बट कुर्बानी के जानवरों के लिए दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल कि आप अपनी गाय को मारें, आप अपने बैल को मारें या आप अपनी बकरी को मारें या दुम्बे को मारें। दैट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग फॉर मी। मुझे समझ नहीं आती कि मतलब वो बच्चों को कुर्बानी का क्या मतलब और मकसद सिखा रहे होते हैं। बस सिर्फ़ एक ये है कि वो फ़रीज़ा अदा कर रहे हैं या फिर ये होता है कि मोहल्ले में सबको बताने का हमारे पास पैसा बहुत है और हम जो है ना जानवर कुर्बान कर रहे हैं। बस दैट्स ऑल। और बच्चों को भी यही पता है कि हमारे पास पैसा बहुत है, माँ-बाप के पास और हमने इसलिए इतने बकरे खरीद लिए हैं, इतनी गायें खरीद ली है, ऊँट खरीद लिए है और फिर शौकियाँ वो जो बच्चे जाके शो ऑफ कर रहे होते हैं ना दैट इज़ आल्सो वेरी डिस्टर्बिंग। अच्छा तुम ये कर रहे हो तो अच्छा हम तो ये कर रहे हैं। अब ये क्या बिहेवियर है? मुझे कोई समझा सकता है कि ये क्या आप अपने बच्चों को सिखा रहे हैं? कि जी हमारे पास इतना पैसा है तो हम ये जानवर कुर्बान कर रहे हैं, आपके पास पैसे नहीं है इसलिए आप एक बकरा कुर्बान कर रहे हैं, तो जिनके पास नहीं है तो वो क्या करें फिर? तो दैट इज़ वेरी सैड कि ये जो अभी तो आप तो चलो बिल्कुल ही स्ट्रे उसकी बात कर रहे थे ना, तो ये तो घर के जानवरों के साथ, कुर्बानी के जानवरों के साथ ऐसा करते हैं, इट्स वेरी डिस्टर्बिंग। लेकिन अब समझ से बाहर है कि इनको सिखाएगा कौन, बताएगा कौन? ये बड़ी अजीब बात है। बच्चों से ज़्यादा उनके वालिदैन की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा, शायद बहुत खुला ज़्यादा। पैसा है उनके पास, शायद हराम का पैसा है और घर में भी वो बच्चे, बिकॉज़ देखिए आप जो बच्चा किसी चूज़े को मार रहा है लेट्स से, तो दैट हुँ, मीन्स कि जो उससे कमतर है, जो उससे कमज़ोर है, उस पे हाथ उठाना वाजिब है। और शायद उसके घर में ये हो रहा हो कि अब्बा जान अम्मा को पीटते होंगे, शायद। कुछ अच्छा तो हो रहा है। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। आप घर से ऐसी हाँ, चीज़ें देखते हैं तो आप समझते हैं दिस इज़ अ गुड थिंग। तो मैं जाके घर हुँ, में, तो छोटी बहन नहीं है, चलो मैं बिल्ली कुत्तों को मार लेता हूँ, हाथ साफ कर सही लेता कहा। हूँ। ऐसे ही है, यही है ना। मैं कह रही हूँ डिस्टर्बिंग है, खुद समझ नहीं आ रही कि बच्चे कर क्यों रहे हैं? क्या वजह क्या है इसके पीछे? कोई इतनी कोई सॉलिड रीज़न भी नहीं नज़र आती मुझे कि मैं कहूँ अच्छा चलो ठीक है भई, ये इसके साथ ये है तो चलो ये कर रहा है। और अब अल्लाह माफ़ करे जो सड़कों पे बेचारे पागल फिर रहे होते हैं ना, जो सेंसलेस लोग होते हैं, दे आर मोर डिसेंट मतलब आज की जनरेशन से ज़्यादा ना वो पागल बेचारे पुराने ज़माने वाले जो सड़कों पे फिर रहे होते हैं ना, वो ज़्यादा डिसेंट है। उनको पता है उन्होंने कैसे करना है, क्या करना है, क्यों करना है। मैं तो ये बड़े हैरान हो जाती हूँ, कहती हूँ यार ये किस तरफ हम किधर को निकल रहे हैं, किधर को जा रहे हैं। पागल को हमसे ज़्यादा अक्ल और तमीज़ है। ही इज़ मतलब उसको मैनर्स हमसे ज़्यादा है। तो मुझे कभी-कभी शर्म आ जाती है, कहती हूँ यार ये क्या हो रहा है? मतलब हमारे बच्चों को, बड़ों को पता नहीं क्या अजीब-सी किसी उसमें चल रहे होते हैं और हम बड़ी अनयूजुअल जगहों से बहुत कुछ सीखते हैं। मसला ये है कि सीखने वाला बंदा जो है ना, वो फेलियर से भी सीखेगा, वो हर चीज़ से सीखेगा, वो हर चीज़ से। अब मुझे एक बड़ा मुझे अच्छा लगा मैं ना अंगूर खरीद रही थी, लेकिन इस साल नहीं पिछले साल की बात है। पिछले या पिछले साल से पिछले साल की होगी, आई डोंट रिमेंबर तो लेकिन ना अब
एज़ यूजुअल हम देखते हैं ना लोगों को थोड़ा-सा वो फल चख लेते हैं रेडी से एवी उठा के खट्टा है, मीठा है, क्या है। मैंने देखा-देखी ना ज़िंदगी में पहली दफ़ा ज़िंदगी में मैंने उठाया और वो ग्रेप मैंने एक तोड़ा, तो मैं अभी यूँ खाने लगी तो वो रेडी वाला जो अनपढ़ एक बिल्कुल अनपढ़ आदमी था, तो उसने कहा एक्सक्यूज़ मी 1 मिनट मैंने कहा जी। कहता है आपको अगर अंगूर खट्टे लगें या खराब लगें आप मुझे कल आके वापस कर जाइएगा, लेकिन ये आपने अभी नहीं खाना। तो मैं ना उसकी शक्ल देख रही हूँ, मैंने कहा क्यों? कहता है सारे दिन की मट्टी पड़ी हुई है बाजी, कितने लोग इस पे खाँस-छींक के गए होंगे और आप जो है ना इसको मुँह में डालने लगी। एंड वाह! इतनी हैरान हुई। अब देखिए वो किसी बड़े अदारे से नहीं पढ़ा, वो कोई यूनिवर्सिटी गोइंग बंदा नहीं है, ठीक है? वो अब देखिए उसकी भी तो कोई तरबियत हुई होगी ना, वो भी तो कहीं से सीखा ही है ना ये सारा मैनरिज़्म। तो मैं उससे इतना इम्प्रेस हुई, मैंने कहा वाओ! अब देखिए ये मैंने सीखना तो मैंने उससे सीख ली, अच्छी बात है। सीखने का मसला है कि सीखने वाली आदत होनी चाहिए। अगर आपने ये सोच लिया ना कि आई एम द परफेक्ट वन, मैं जी बहुत फन्ने हूँ, मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं, सीखने की ज़रूरत लोगों को है। फिर आपको ना दुनिया में फेलियर क्या कुछ भी कोई नहीं बिगाड़ सकता। बस दैट्स ऑल। बाकी अच्छी-अच्छी, छोटी-छोटी चीज़ें हमें हर जगह से सीखने को मिलती हैं। और ये नहीं देखना चाहिए कि कौन हम अच्छा वैसे थोड़े से स्टेटस कॉन्शियस भी हो गए हैं। हमारे फेलियर्स ये जो जेन ज़ी के फेलियर्स हैं ना वो समझते हैं कि एक जो मखसूस स्टेटस ये सोशल स्टेटस जो हमने सेट किया हुआ है बहुत सारी चीज़ों में, अगर हम वहाँ तक वो नहीं करते, तो ये हमारा फेलियर है। तो उनके तो फेलियर के जिसको कहते हैं ना उनका मतलब भी उनको नहीं पता। उनके फेलियर्स किसी और किस्म के हैं कि मतलब अगर मैंने वो ब्रांडेड सूट नहीं पहना या मैंने उस इदारे से नहीं पढ़ा या जो बाकी सब कर रहे हैं मैंने वो नहीं किया तो मेरा ये फेलियर है। अब उनको तो फेलियर भी मतलब समझाना पड़ेगा कि क्या होता है, कहाँ होता है, उसका मकसद क्या होता है, वो होता कहाँ पे है और कैसे होता है और किन मुकामात पे होता है। सो ये भी बड़ा इश्यू है। लेकिन सीखने वाला जो बंदा होता है ना, उसके लिए हर चीज़ आई थिंक सो कि वो हर चीज़ ही सीख लेता है, जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। चलें, it was a pleasure talking to you today. बहुत शुक्रिया आपने एक्सेप्ट किया सेशन को और थैंक यू सो मुझे मच। नॉट एट ऑल, इट्स अ प्लेजर। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। जी, अल्लाह हाफ़िज़।